ये बगीचे खाने का जायका तय करते हैं। तो यहाँ से दुनिया भर में हिंदुस्तान की खुशबू पहुंचती है। इनकी खोज में हजारों मील से कभी विदेशी आए थे। सोने की मोहरों से इन बगीचों के फलों का सौदा होता था। इन बगीचों ने भारत को सोने की चिड़िया की पहचान दिलाई। और इन्हीं बगीचों ने यूरोप के कई देशों को भी अमीर बनाया। आखिर क्या है ऐसा इन बगीचों में? भारत एक खोज में आज आपको लेकर चलेंगे दिल्ली से 2650 किलोमीटर दूर केरल के मुन्नार के इन बगीचों में, जिनमें पैदा होने वाले मसालों की खुशबू की दुनिया मुरीद है। ईसा से कई सौ साल पहले एक रोमन इतिहास में जिक्र आता है कि किस तरह सोने के जहाज भरकर हिंदुस्तान की तरफ जाते हैं और वहां से मसाले लेकर आते हैं। यह है मसालों की कीमत हिंदुस्तान के लिए। और मसालों की जब बात करते हैं तो केरल, गोड्स ऑन लैंड, मसाले भी वहीं जन्मे हैं। मसालों को लेकर केरल में एक अलग वहाँ की क्लाइमेट है, अलग तरीके से वहाँ पैदा होते हैं। और अगर हम उन पर बात करने की कोशिश करें तो हम इस समय जिस समय दिख रहे हैं ये सब कॉफ़ी के प्लांट्स हैं। तारीख 20 मई साल 1498। तब दिल्ली की गद्दी पर सिकंदर लोदी का राज था। सिकंदर लोदी एक नए शहर आगरा की बसावट में मशगूल थे। उसी दौरान दिल्ली से 3000 किलोमीटर दूर केरल के इस तट से आकर एक जहाज टकराया था। उस जहाज में सवार नाविक भी एक नए देश की तलाश में भटक रहा था और उसकी वो तलाश पूरी हो गई थी। वो नाविक था वास्को डी गामा। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा पहला यूरोपीय था जो समंदर के रास्ते भारत पहुंचा था। उससे पहले यूरोपीय लोगों के लिए भारत का समुद्री रास्ता एक पहेली ही बना हुआ था। लेकिन सवाल है कि यूरोपीय देशों के लोग आखिर भारत क्यों पहुंचना चाहते थे? आखिर भारत में ऐसा क्या था जिसके लिए यूरोपीय देश भारत का रास्ता खोजने के मिशन पर जुटे थे? तो इसका जवाब है मुन्नार के इन बगीचों में। इन बगीचों से निकले मसाले तो यूरोप तक पहुंच रहे थे, लेकिन यूरोपियों को इन मसालों के बागों का पता नहीं था। केरल के बगीचों में पैदा हुए मसालों ने उनके जुबान पर वो जायका चढ़ा दिया था जिसकी खोज में वो भारत तक आ पहुंचे। और मसालों की दुनिया में भारत का सिक्का आज भी उतना ही खनकदार है। मसालों के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। दुनिया के करीब 160 देश भारत से 180 मसाले खरीदते हैं। मसालों की इतनी बड़ी हुकूमत में केरल के मुन्नार का नाम अहम है। देश विदेश में पहुंचने वाले ज्यादातर मसाले मुन्नार के बगीचों से ही सप्लाई होते हैं। जो लौंग आपकी थाली की खुशबू बनती है वो यहाँ पैदा होती है। आपने लौंग का फल ही देखा होगा। आज आपको दिखाते हैं लौंग पैदा कैसे होती है। तो ये पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको इस पेड़ की ये नहीं मालूम होगा कि ये किस चीज़ का पेड़ है, क्योंकि अमूमन ये बाकी हिस्सों में नहीं होता, केरल में ही पाया जाता है। और लेकिन इसके फल को आप तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं हर चीज़ में, यहाँ तक कि ये पूजा में इस्तेमाल होती है। यानी मैं आपको याद दिला रहा हूँ लौंग की, और उस लौंग का ये पेड़ है। ये जो है शुरू में ग्रीन फ्लावर बड्स आ जाएगा, वो जब पकेगा तब एकदम पिंक कलर हो जाएगा। जब पिंक होगा तब उसको तोड़ करके धूप में सुखाना है। सुखाने के बाद जो है एकदम आपको डार्क ब्राउन कलर का लौंग मिलेगा। जब करीब करीब 4 किलो जब सुखाएंगे तब आपको 1 किलो सूखा हुआ लौंग मिलेगा। यही रहा लौंग। शुरू में ये जो है ग्रीन कलर रहेगा, बाद में ये जो है पिंक हो जाएगा। जब पिंक होगा तब इसको तोड़ करके धूप में सुखाना है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये पूरे इलाके में एक पेड़ की कीमत लगाई जाती है या कैसे आप करते हैं? नहीं, ये कीमत उमत नहीं है। इसका जितना यील्ड होता है उसको तोड़ देते हैं लोग, जो है सीढ़ी लगा के चढ़ करके उसको तोड़ते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि कितना यील्ड मिलेगा। दैट डिपेंड्स अबाउट द क्लाइमेट, द ट्री, एवरीथिंग।
पेड़ जो है एकदम लगा करके 7-8 साल के बाद ही जो है एकदम फ्लावर बर्ड्स आना शुरू हो जाता है। अच्छा, 7-8 साल बाद ही बस, उसके बाद हर साल हार्वेस्टिंग करते रहेगी। ये ज़्यादातर जो है हिली एरिया में, मैंने ईस्टर्न मूनार साइड में ही ज़्यादातर पाया जाता है। बतौर मसाला इस्तेमाल होने वाली लौंग काली होती है, लेकिन इसका पौधा सदाबहार है और हमेशा हरा रहता है। यहाँ तक कि लौंग का पौधा 400 साल तक जिंदा रह सकता है। केरल के इस पहाड़ी इलाके की लाल मिट्टी और यहाँ की जलवायु लौंग के लिए मुफीद है। यही वजह थी कि लाख कोशिशों के बावजूद यूरोपीय और अरबी देश लौंग पैदा नहीं कर सके थे और लौंग के लिए उन्हें भारत आना ही पड़ता था। एक जमाने में इन्हीं बगीचों की वजह से भारत की पहचान थी। ये एक ऐसी चीज थी जो बाकी कहीं पैदा नहीं हो सकती थी, लेकिन जिसने एक बार केरल के मसाले चख लिए वो बिना इसके रह भी नहीं सकता था। ईसा पूर्व से बेबीलोन और मिस्र जैसे देश केरल से लौंग खरीदते थे। जहाजों में सोना भर कर आता था और बदले में कारोबारी मसाले ले जाया करते थे। उस जमाने में मसालों को ही भारत का सोना माना जाता था। मिस्र के कारोबारी यहाँ से दालचीनी भी ले जाया करते थे। कहा जाता है कि केरल से ले जाई गई दालचीनी का इस्तेमाल मिस्र में मृत शरीर को सजाने में और इत्र बनाने में किया जाता था। दालचीनी उस वक्त इतनी मशहूर थी कि 3000 साल पहले यरूशलेम के राजा सोलोमन ने मसाले मंगाने के लिए अपने जहाज केरल भेजे थे। केरल के उन मसालों में दालचीनी के अलावा जायफल की भी खूब मांग थी। मुन्नार के बगीचे में हम आपको दिखाते हैं आखिर कैसे पैदा होता है जायफल। मैं आपको ये तो दिखा सकता हूँ कि इस वक्त पेड़ किसके नीचे हैं, हम कौन से मसाले को देख रहे हैं, लेकिन उसकी खुशबू तो आपको केरल में आकर ही महसूस होती है। यूं तो हम तमाम बाज़ारों में खरीदते हैं, लेकिन वहाँ जहाँ ये पैदा होता हो वहाँ वो खुशबू आपको अपने चारों तरफ ऐसे लगते हैं जैसे अपने अंदर समा रही हो। और इस वक्त हम एक और बेहद ऐसे मसाले पर हैं जिसके बिना कोई खाना, कोई आप ये समझ ही नहीं सकते कि उसकी खुशबू के बिना आप उस स्वाद को ले सकते हैं। हम हैं इस वक्त विल्सन साहब, आप इसको क्या कहेंगे? ये कौन सर, इसको जो है एकदम इंग्लिश में नटमेग बोलते हैं और हिंदी में जायफल। ये जो आपको फ्रूट जैसे दिखता है लेकिन फ्रूट नहीं है। ये जो है कुछ दिन के बाद ये अपने आप फटेगा। फटने के बाद अंदर में आपको जायफल और उसका ऊपर ढका हुआ जो है जावित्री भी मिलेगा। दोनों में एक साथ इसका अंदर में है। ये जो है एकदम 4-5 महीना में आज मैंने पूरा तैयार हो जाता है। अभी जो है कुछ दिन के अंदर में ये फटना शुरू हो जाएगा। अपने आप फट जाता है तो तोड़ करके उसको जो हम लोग निकाल लेते हैं। फिर सुखाया जाता है? फिर ज़्यादा सुखाने का जरूरत नहीं है। वो जो कवरिंग के साथ है अंदर में आपको जायफल मिलेगा। उसको ऊपर का कवरिंग को तोड़ दीजिए तो अंदर में गोल टाइप का आपको जायफल मिलेगा। ये कितने इलाकों में होता है? ये कौन से इसके आप? ये ज़्यादा ये सी साइड में रिवर्स समुद्र का किनारे केरल में ये नहीं होता है। इसके लिए थोड़ा सा शेड और ठंडा जगह चाहिए। मिडिल पार्ट से जो है ऊपर इसका खेती होता है। इसका बहुत ज़्यादा इनकम इससे नहीं है क्योंकि ये सब जगह इसका खेती नहीं होता है। इसलिए इसका यील्ड जो है कम है और किसान लोग को जो आमदनी भी थोड़ा सा कम है। इतिहास की किताबों के मुताबिक 7वीं सदी से 15वीं सदी तक केरल के इन बागीचों की चाबी सिर्फ अरबी कारोबारियों के पास ही थी। अरब कारोबारी केरल के मसाले खरीदकर यूरोप तक पहुंचाते थे। खाने को लजीज बनाने वाले इन मसालों की वजह से अरबी कारोबारियों की पूछ यूरोप में भी खूब बढ़ती गई। कहा जाता है कि अरबी कारोबारी ये नहीं बताते थे कि वो मसाले कहां से लाए हैं। ऐसा वो इसलिए करते थे ताकि दुनिया को मसालों का ठिकाना मालूम न चले और उनके कारोबार में कोई सेंध न लगा पाए। कहा जाता है कि अरबी लोग भारतीय मसालों को लेकर झूठी कहानियां भी गढ़ते थे। इस दालचीनी को लेकर अरबी कारोबारियों ने एक मनगढ़ंत कहानी फैलाई थी। जब उनसे यूरोप में पूछा जाता था कि दालचीनी कैसे पैदा होती है, तो वो कहते थे जहरीले सांप के बिल में से दालचीनी निकाली जाती है। लेकिन सच तो ये था कि अरबी व्यापारी मसाले मुन्नार के इन बागीचों से ही ले जाया करते थे। हम मसालों के इस बहुत बड़े गार्डन में घूम रहे हैं ये देखते हुए कि किस तरह से मसाले, चूंकि ये एक खेती की भी ज़मीन है, लेकिन चूंकि एक ही बाग बड़ा गार्डन अगर है उसमें तमाम अच्छे लोग, अच्छे किसान अपने यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को उगाते हैं। ये पत्ता आपको शायद पहचाना सा लग रहा होगा,
उधर की तरफ तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन जिस केले के पत्ते को या केले के पत्ते की जो छोटा एक प्लांट होता है उसके पत्ते जैसा लगता है नहीं है, क्योंकि ये क्या है ये तो विल्सन साहब बताएंगे और आप एकदम समझ जाएंगे। अच्छा, तो इसका पत्ता ऐसा होता है। ये रहा एकदम इलायची, कार्डमम इलायची इसको कहा जाता है, छोटी इलायची। ये जो है इलायची का कार्डमम पॉट्स आप दिख रहा है, यही रहा सर कार्डमम पॉट्स। इसको जो है इसको शुरू में इसका सीड जो है वाइट दिखेगा सर। जब तैयार हो जाएगा तो इट विल बिकम ब्लैक और आउटर कवरिंग थोड़ा सा येलोइश हो जाएगा। तब इसको तोड़ करके इसको ड्रायर में सुखाना है, धूप में नहीं, ड्रायर में सुखाना है। ये भी जब करीब 4 किलो जब सुखाएंगे देन वी विल गेट ओनली 1 kg ऑफ ड्राइड कार्डमम। कार्डमम इट विल स्टार्ट फ्लावरिंग फ्रॉम द 3rd year ऑफ इट्स प्लांटिंग। अच्छा, 3rd year ऑफ इट्स प्लांटिंग एंड द लाइफ स्पैन इज मैक्सिमम 15 years का। इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा शेड और पानी चाहिए। ये शेड के लिए बड़ा बड़ा ट्रीज इधर लगाया हुआ है। अच्छा, ये आपने इसीलिए इसको शेड दिया हुआ है। इलायची सब जगह नहीं होता है। कार्डमम जो है आपका 2500 to 3500 फीट अबव सी लेवल में ही इसका खेती होता है। अरब कारोबारियों के बेचे मसालों से यूरोप के लोगों की जीभ पर ऐसा चस्का लग गया था कि वो मसालों की तलाश में भारत की तरफ निकल पड़े। उस वक्त तक यूरोप के लोगों को भारत का समुद्री रास्ता मालूम नहीं था। कई यूरोपीय नाविकों ने मसालों की दुनिया की तलाश में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। इटली के मशहूर नाविक कोलंबस भारत पहुंचने के लिए 4 बार समुद्री यात्राओं पर निकले, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। इटली से भारत की तरफ पूर्व आने के बजाय कोलंबस पश्चिम की तरफ चले गए और जिस जगह पहुंचे उसे वेस्ट इंडीज नाम दे दिया। वास्को डी गामा ही भारत पहुंचने में कामयाब रहे। वास्को डी गामा के केरल के मसालों के बगीचे खोजने के बाद कारोबार शुरू हो गया। काली मिर्च का कारोबार उस वक्त पुर्तगाल से ज्यादा होता था। मुन्नार के इस बगीचे में आपको बताते हैं काली मिर्च तैयार होने का तरीका, जिसके पुर्तगाली दीवाने थे। ये रहा पेपर या काली मिर्च। ये जो है इसका दाना जो रहते हैं ये वाला, इसको निकाल करके जब सुखाएंगे तब आपको काली मिर्च मिलेगी, ब्लैक पेपर। और उसका ऊपर का छिलका को हटा करके जब सुखाएंगे देन वी विल गेट वाइट पेपर। 2 किस्म का पेपर जो है इससे मिलता है। केरल का अच्छा इनकम देने वाला खेती है ये पेपर। बहुत साल से पेपर जो है इधर खेती होते आ रहा है। गर्मी में इसका हार्वेस्टिंग कर लेता है। अभी मानसून होते होते जो है लंबा ये आने लगा है। इसके बाद इसका ऊपर में दाना टाइप का काली मिर्च जो है आ जाएगा। तो इन सब में तो मुझे लगता है कि लेबर की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक तोड़ना होता है। इसमें जो है सीढ़ी लगा करके आदमी चढ़ करके और इसको जो है एक करके तोड़ करके पीछे बोरा में डाल देते हैं। केरल का मोरला सभी एरिया में जो है पेपर का कल्टीवेशन है। वास्को डी गामा यानी पुर्तगालियों के भारत आने के बाद यूरोपीय देशों में भारत पहुंचने की होड़ सी मच गई। कारोबार के लिए डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत आते गए और कारोबार के रास्ते ही भारत गुलाम भी बन गया। भारत को गुलाम बनाने वाले यूरोपीय देशों को मालामाल बनाने के बाद भी मसालों की ये बगीचे हरे हैं। इन बगीचों में न सिर्फ मसाले हैं बल्कि मिठास भी उगती है। जो चॉकलेट मुंह में घुलकर मिठास पैदा करती है उसकी बुनियाद मुन्नार के इन बागीचों में है। यहाँ कोको का वो पेड़ भी मिलता है जिससे चॉकलेट बनती है। हम आपको एक ऐसी प्लांट्स के साथ ले जा रहे हैं जिसको दुनिया भर में, जिसके बिना कहें कि दुनिया अब आधी लगती है, अधूरी लगती है। बच्चों को नहीं, बड़ों को भी उसकी बेहद ज़रूरत होती है। और मैं अगर नाम लेता हूं तो शायद आपकी ज़बान में पानी भी आ सकता है, वो आपको देखना है, क्योंकि हम हैं इस वक्त कोको प्लांट के पास। कोको तो आप समझ गए होंगे कि दुनिया में चॉकलेट के लिए कोको ही चाहिए। सर ये कोको प्लांट है। ये जो कोको फ्रूट जो आप जो देख रहे हैं कोको है। ये पकने के बाद येलो हो जाएगा, उसका अंदर में फ्लैशी फ्रूट रहता है और बहुत सा सीड भी है। वो सीड को निकाल करके सुखा के आप जब पाउडर करेंगे तब आपको कोको पाउडर मिलेगा। वो कोको पाउडर से चॉकलेट हुआ, केक हुआ, ये सब बना लेते हैं। अच्छा, ये प्लांट्स क्या केरल का अपना प्लांट है, ये बाद में आया? नहीं, ये सब बाद में आया है। ये ज़्यादातर जो है घाना, आइवरी कोस्ट, ये सब अफ्रीकन कंट्री में ज़्यादा इसका खेती होते हैं। और इधर जो है केरल का ईस्टर्न पार्ट में ये इसका खेती होते हैं, फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ केरला।
मुन्नार के बागीचों में कोको की मिठास मिलती है तो कॉफी के वो पेड़ भी मिलते हैं जो आपको तरोताजा करते हैं। केरल में कोको का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो है मैंने लार्ज एरिया में इसका कल्टीवेशन होता है। ये नहीं कि एकदम हिली एरिया में नहीं, जहाँ ट्रॉपिकल एरिया है वो सब जगह कोको का कल्टीवेशन होता है, सब जगह कोको का। कुर्ग की इस कॉफी को तैयार करने का तरीका भी अलहदा होता है। दावा है कि कुर्ग के इन बागीचों में हर साल करीब 3 लाख टन कॉफी पैदा होती है। कुर्ग में देश के कुल कॉफी उत्पादन का 38% पैदा होता है। जी सर, ये जो 2 वैरायटी होते हैं, एक है रोबस्टा और दूसरा है अरबिका। ये रहा सर रोबस्टा, शुरू में वाइट फ्लावर आ जाएगा, बाद में जो है ग्रीन सीड आएगा। ग्रीन सीड जब पकेगा तब आपको एकदम रेड कलर हो जाएगा। ग्रीन सीड जब पकेगा तब रेड कलर हो जाएगा, उसका मतलब जब पकेगा उस समय उसको तोड़ करके जो है धूप में सुखाना है। सुखाने के बाद उसका ऊपर छिलका को हटा देना है। हटाने के बाद मिलेगा कॉफ़ी बीन्स, वो कॉफ़ी बीन को रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद जो है उसको पाउडर करना है, तब मिलेगा कॉफ़ी पाउडर। कुर्ग की ये कॉफी देश ही नहीं विदेश में भी करोड़ों लोगों की सुबह महकाती है। कुर्ग में इन खूबसूरत फूलों के जरिए मिठास का कारोबार भी होता है। पहाड़ों के बीच बसी ये जगह मधुमक्खियों की भी फेवरेट है। शायद इसीलिए यहाँ इतनी बड़ी तादाद में शहद पैदा होता है। यहाँ शहद रोजगार का बड़ा जरिया है। कुर्ग से शहद देश दुनिया में भेजा जाता है। कुर्ग हो या मन्नार, इन्हें कुदरत ने वो आबो हवा बख्शी है जिसकी वजह से यहाँ ये जायका पैदा होता है। दुनिया भर में बिकने वाले मसालों में भारत की खुशबू महकती है। सालों से इन जगहों ने भारत को दुनिया में पहचान दिलाई है।